नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं और न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 की। और सबसे पहले बात प्रदूषण के गंभीर मुद्दे की। दरअसल दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के लिए किसानों को कसूरवार ठहराने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि 5 स्टार होटल के एसी कमरों में बैठकर किसानों को दोष देना बेहद आसान है। हम किसानों को दंडित नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर भी निशाना साधा है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि टीवी पर बहस किसी भी अन्य स्रोत की तुलना में अधिक प्रदूषण पैदा कर रही है। हवाओं में जहर खुला है, दिल्ली का दम घुट रहा है। रफ्ता रफ्ता प्रदूषण खतरनाक हो रहा है, लेकिन हुक्मरान पॉल्यूशन का सॉल्यूशन ढूंढने की जगह जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। दिल्ली की दमघोंटू हवा के लिए पराली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रदूषण का ठीकरा उन किसानों पर फोड़ रहे हैं जिनके खून पसीने से देश को अनाज मिलता है, जिनकी मेहनत से पूरे देश का पेट पलता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोच पर प्रहार किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगाह में किसान कसूरवार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने जैसे ही प्रदूषण के लिए पराली जलाने का जिक्र किया, चीफ जस्टिस ने उन्हें टोक दिया, किसानों को कसूरवार ठहराने से रोक दिया। सीजेआई एन.वी. रमन्ना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की 3 सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार से कहा, हमारा ध्यान प्रदूषण कम करने पर है। आप सभी ऐसे मुद्दों को बार बार उठा रहे हैं जो प्रासंगिक नहीं है। टीवी पर बहस ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। अगर आप इसी तरह और बातें उठाते रहेंगे तो मुख्य मुद्दा नहीं सुलझेगा। आप सभी अलग अलग आंकड़े कह रहे हैं। हम किसानों को दंडित नहीं करना चाहते हैं। टीवी पर बहस किसी भी अन्य स्रोत की तुलना में अधिक प्रदूषण पैदा कर रही है। वहाँ सबका अपना एजेंडा है। हम यहाँ समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर किसान को जलाना क्यों पड़ता? 5 सितारा होटल में एसी में बैठकर किसानों को दोष देना बहुत आसान है। आप किसानों को मशीन मुहैया कराने की क्षमता रखते हैं। हमने सिर्फ यही कहा है कि किसानों को दंडित मत कीजिए। आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पिछले 5-6 दिनों में इतने पटाखे फोड़े जा चुके हैं। दरअसल पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में किसानों की पराली का हिस्सा सिर्फ 4% है और प्रदूषण में सबसे बड़ा हिस्सा उद्योग, गाड़ी और सड़कों की धूल है। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों, अधिकारियों को घर से ही काम करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दिल्ली से राज्य में वर्क फ्रॉम होम का असर राष्ट्रव्यापी हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको कार्यालय में सभी 100 अधिकारियों की आवश्यकता नहीं है। आप इसके बजाय 50 अधिकारियों को बुला सकते हैं। कई सरकारी इलाके हैं जहां चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी के कर्मचारी आसपास रहते हैं। क्या कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन में यात्रा नहीं कर सकते? प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाही को भी निशाना बनाया, ब्यूरोक्रेसी पर काम नहीं करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ढिलाई बरती जाए। ब्यूरोक्रेसी निष्क्रिय हो गई है, अपने आप कुछ नहीं कर रही। अधिकारी इंतजार करते हैं कि कोर्ट आदेश पारित करे। उनका काम केवल हलफनामा पर हस्ताक्षर करना भर है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का असर दिल्ली में दिखने भी लगा है। दिल्ली में 21 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सभी सरकारी विभागों में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। अगले आदेश तक दिल्ली के स्कूल और कॉलेज भी बंद किए जा चुके हैं। दिल्ली में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। 1000 प्राइवेट सीएनजी बसों को भी हायर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की छूट की इजाजत देने पर भी मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली में 21 तारीख तक कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य पर बैन रहेगा। दिल्ली के अंदर 100% सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 21 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली में
स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, ये सभी फर्दर ऑर्डर तक बंद रहेंगे। केवल दिल्ली की नहीं है, मैं समझता हूँ पूरे एनसीआर की और यूपी और हरियाणा और ये सब राज्यों के। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं वो भी उतना ही सीरियसली इस पोल्यूशन के मुद्दे को ले और कुछ कंक्रीट स्टेप्स ले, जैसे दिल्ली सरकार ने सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 4-5 दिन में लिए। अगर पंजाब में पराली जलाने से पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां होना चाहिए? पंजाब में होना चाहिए। हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी सबसे खराब है, पंजाब की इतनी खराब नहीं है। जो रेस्पॉन्सिबल है उसकी हवा की क्वालिटी इतनी खराब नहीं है, मगर दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण के अलावा राजनीति भी तो है। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के मामले की अगली सुनवाई अब 23 नवंबर को होगी। काश सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से सबक लेकर काम तेज करती, ताकि अगली सुनवाई में उसे फिर शर्मिंदा न होना पड़े। दिल्ली वासियों की सांस की खातिर कोर्ट को कठोर फैसला न देना पड़ जाए। प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब बात यूपी की। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज पुष्यमित उपाध्याय की कविता के जरिए यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर चोट किया और चित्रकूट में महिलाओं से संवाद के दौरान प्रियंका ने कहा कि महिलाओं से अन्याय के खिलाफ जंग में कूदना है और उसी का उन्होंने आह्वान भी किया। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम? कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो? कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के शक्ति संवाद में सूबे की सरकार निशाना बनी। मीडिया भी प्रियंका के हमले से बच नहीं सकी। चित्रकूट के ऐतिहासिक मत गजेंद्र शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रियंका गांधी ने महिलाओं से एकजुट होकर राजनीति में अपना हक मांगने का आह्वान किया। 40% महिलाओं को टिकट देने का संकल्प दोहराया। कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र पढ़कर सुनाया। किसानों की कर्ज माफी का वादा भी दोहराया। जब तक महिलाएं आपकी तरह राजनीति में नहीं आएंगी, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके यहाँ से विधानसभा की विधायिका नहीं होगी, तब तक आपके लिए आपके पक्ष में नीतियां कैसे बनेगी? प्रियंका ने कहा कि विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देना महज एक शुरुआत है। लोकसभा के चुनाव में उनकी चाहत 50% महिलाओं को लड़ते हुए देखना है। हर क्षेत्र में महिलाओं की बराबरी दिखनी चाहिए। जो 40% की भागीदारी हमने कही है वो एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़ें, ताकि आप सबकी आवाज आगे आए। क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं ठानेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई नहीं करेगा। महिलाओं के साथ संवाद के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र किया। यूपी सरकार पर आरोपी के पिता और केंद्रीय मंत्री को बचाने का आरोप लगाया, तो लगे हाथ ये भी कह डाला कि सियासत से नफरत और हिंसा को खत्म करने का बीड़ा भी महिलाओं को ही उठाना होगा। राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। एक बड़े मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया। और आपने क्या देखा कि सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय जिसने ये अत्याचार किया उसकी मदद की। महिलाओं से संवाद के दौरान स्वयं सहायता समूह चलाने वाली गिरिजा देवी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिथिलेश देवी ने अपने संघर्ष की कहानी बताई। ये आरोप लगाया कि यूपी सरकार ने उनके काम का कोई सिला नहीं दिया।
चित्रकूट भले ही यूपी का एक जिला, लेकिन उसकी पहचान धर्म नगरी की है। साथ ही वो आर्थिक तौर पर देश के सबसे पिछड़े हिस्से में शुमार बुंदेलखंड का आईना भी है। कभी ये इलाका कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 90 के दशक में शुरू हुई मंडल और कमंडल की सियासत में यहाँ कांग्रेस का पंजा बेहद कमजोर हो गया। 3 दशकों से यूपी में सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस का संगठन भी इसके असर से अछूता नहीं है। पिछले कुछ दिनों से प्रियंका गांधी के दौरे ने यूपी में कांग्रेसियों में जोश भरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चित्रकूट के बाद अगर बात गाजीपुर की करें तो यहां से समाजवादी विजय रथ यात्रा का आगाज करते हुए अखिलेश यादव ने यूपी से बीजेपी की विदाई की मुनादी कर दी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सवाल उठाए, तो साथ ही बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा है और अखिलेश ने लगे हाथों जातीय जनगणना की भी मांग कर दी है। ये जो एक्सप्रेस वे बन करके तैयार हुआ है, ये अभी आधा अधूरा है, ये पूरा तैयार नहीं हुआ है। इस एक्सप्रेस वे को तैयार और बनाने का सपना अगर किसी ने देखा था तो समाजवादियों ने सपना देखा था। इसलिए सपना देखा कि यहां से लेकर के दिल्ली और लखनऊ की दूरी आपकी कम हो जाए। यूपी के गाजीपुर से समाजवादी विजय रथ यात्रा का आगाज करते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस को आधा अधूरा बताया, जिसे मंगलवार को ही पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम समर्पित किया है। अखिलेश यादव ने इल्जाम लगाया कि विकास का नाम लेकर सत्ता में आई बीजेपी ने नाम बदलने के सिवा और कुछ नहीं किया है, लिहाजा इस बार सूबे से बीजेपी का सफाया तय है, साइकिल का सत्ता में आना भी तय है। ये गाजीपुर की धरती हमारे वीरों की धरती है और जहां अमन चैन होगा, बदलाव अमन चैन के लिए और 22 में बदलाव होके रहेगा। जो बदलाव की लहर देख रहा हूं, वो लहर बता रही है कि इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने जनता से वादा खिलाफी की है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। आज भारतीय जनता पार्टी महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, किस तरीके से अन्याय हो रहा है, उसका कोई जवाब नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बिजली का करंट लग रहा है बिल आने पर, क्या उस बिजली को कम करेंगे? खाद नहीं है, डीएपी नहीं है, और अगर किसान कोई पैदावार कर ले तो उसकी सही कीमत नहीं है। गाजीपुर के पखनपुरा से शुरू हुई समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या और बाराबंकी से होते हुए लखनऊ तक जाएगी। इस दौरान अखिलेश यादव जनसंपर्क और सभाएं भी करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ, न्यूज़ 24। यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रही न्यूज़ 24 के साथ। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर उन गरीबों पर खाने का संकट आ सकता है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगवाए हैं। और इस फरमान के खिलाफ जब विपक्ष ने मोर्चा खोला तो सरकार बैकफुट पर आ गई। सफाई में सरकार कह रही है कि इस आदेश का मकसद लोगों को कोरोना की बाबत जागरूक करना है। मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान के बीच इस सरकारी फरमान को गौर से पढ़िए। लिखा है, वैक्सीन के दोनों डोज नहीं तो राशन नहीं। वो राशन जो हर महीने पीडीएस सिस्टम के तहत उचित मूल्य की सरकारी दुकानों से लेकर गरीब अपना पेट भरता है। 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने मध्य प्रदेश सरकार हर एक नई तरकीब आजमा रही है। नया फरमान है कि वो हितग्राही जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए हैं, ऐसे गरीबों का पीडीएस सिस्टम से बंटने वाला दाना बंद कर दिया जाएगा। कांग्रेस इस सरकारी फरमान पर गंभीर सवाल उठा रही है तो लगे हाथ वैक्सीन की आड़ में गरीबों का निवाला छीनने का इल्जाम भी लगा रही है। क्या मजाक बना दिया है सरकार का? क्या गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं? राशन नहीं देना सरकार को गरीबों को मारने का है तो साफ स्पष्ट कर दे कि हम नहीं देना चाहते। इतना बड़ा झूठ मंत्री बोल रहा हो, एक टीवी चैनल पर मैंने देखा कि उसके ऊपर मंत्री कह रहा है
कि वो हमने अनिवार्य नहीं करा। गवर्नमेंट का आदेश है तो या तो मंत्री संज्ञान ले ले इस आदेश से कि खुद की अपनी असफलता मान के इस्तीफा दें या अधिकारी पे कार्रवाई करें। हालांकि जब न्यूज 24 ने इस मामले में आदेश जारी करने वाले खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री बिसाहू लाल सिंह से बात की तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। बोले राशन बंद नहीं किया जाएगा, ये आदेश तो सिर्फ जागरूकता फैलाने के इरादे से जारी किया गया है। कि हमारी प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाए ताकि स्वस्थ रहें। बहुत लोग प्रथम डोज लगाए, दूसरा डोज लगा नहीं पाए। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। इस तरह के कोई प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर आदेश जारी करते हैं, पर इस तरह की कोई सी बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।